Good evening, all of you. Can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good आज evening, की sir. आपकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम Good बेसिकली evening, sir. जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के अंदर एल आई एल डी बेसिस एंड डायमेंशनल ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम यहाँ पर आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो अगर हम जो टोटल अगर हम बात करें, जो कंटेंट हमारे पास जो आज डिलीवर होने वाला, हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें क्या चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पान ऑलरेडी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्ट हम उसका 5 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होते हैं। देन उसके बाद बात करेंगे बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। जब बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस हमें समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस कर पाएंगे डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में। ओके, तो आज हमारे 5 टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, वेक्टर स्पेस खत्म हो चुका है, सब स्पेस हमारा खत्म हो चुका है, और आज हम हमारा पास ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लीनियर डिपेंडेंसी, बेसिस एंड डायमेंशन। ये वाला टॉपिक हमारा आज होने वाला है। ठीक है। अब फर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने कल पिछली क्लास में क्या बताया था, किसी भी वेक्टर का अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है, अल्फा है, कंडीशन में अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन का अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अल्फा कैन बी रिटर्न एज इन दिस फॉर्म। अल्फा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन। अगर हम इस अल्फा को इस फॉर्म में अगर लिखने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में कई क्वेश्चन भी इसके ऊपर सॉल्व किए थे, तो हम कहेंगे कि अल्फा जो है इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं B3 ऑफ आर के, और इस अल्फा को अगर हम एबीसी की फॉर्म में लिखने का चाहते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की फॉर्म में, तो इस अल्फा को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि अल्फा जो है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा रहा है इन द बिहाफ ऑफ द ए बी सी, तो अल्फा जो है लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 का। सिंपल सा डेफिनेशन अपना है। ठीक है। अब इसी के बाद हमने बात करी थी लीनियर स्पान की। तो लीनियर स्पान का एक्चुअली बहुत ज्यादा रोल होता है आपका एल आई एल डी बेसिस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवाइज कर रहा हूँ बस, है ना। अब एस मेरे पास क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन है, जो कि एक सेट लिया हुआ है बी ऑफ एफ का। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन द एलिमेंट ऑफ एस इज कॉल्ड द लीनियर स्पान ऑफ एस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास आ रहे हैं, अगर उन सब लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर मैं एक सेट बना लूं, तो वो जो सेट कहलाएगा वो मेरे पास लीनियर स्पान कहलाएगा, जिसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सिंबल एल ऑफ एस। उसको हम एल ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरल डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास लीनियर स्पान की, एल ऑफ एस इक्वल टू ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू अप टू एन अल्फा, वेयर ए वन ए टू एन बिलोंग्स टू एफ और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बिलोंग्स टू एस। इस तरह से हो गया। इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखा था कि भाई अगर हमारे पास अगर एस को भी हमारे पास अगर स्टैंडर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स सेट हमारे पास दिया हुआ है, तो इस एस को हम लिख सकते हैं ए इंटू वन जीरो जीरो बी जीरो वन जीरो सी जीरो जीरो वन। अब हम ए और बी और सी की अगर कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे फिट कर दे, तो ये हमारे हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी कंडीशन में एल ऑफ एस जो होगा वो हमारा लीनियर स्पान कहलाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि यदि कोई वेक्टर अगर हमारे पास बी को जनरेट करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एल ऑफ एस इक्वल टू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है जनरेटेड का, इसका सिंबल रिप्रेजेंट करता है ये जनरेटेड का। ओके, the linear span L of S of any subset of S of a vector space V of F is subspace of V generated by S, that is LS of equal to S। दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी, in any case we are to prove that L of S equal to B। अगर हमें किसी भी कंडीशन में अगर LS of equal to B प्रूव करना है, तो बस हमें करना है क्या है कि B से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और L of S का अगर उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बता देंगे। अगर B के एलिमेंट को L of S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बता देंगे, तो बी जो होगा सबसेट कहलाएगा एल ऑफ एस का। क्योंकि एल ऑफ एस हमेशा सबसेट होता है बी का, तो ऐसी कंडीशन में एल ऑफ एस इक्वल टू बी अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ओके। तीसरा, if w1 w2 are subspace of the vector space v of f, then w1 plus w2 is subspace and w1 plus w2 equal to w1 union w2, या
लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पर बेसिस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर इसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर लीनियर स्पान के, ये हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं, राइट। अब बेसिकली आज हमारा टॉपिक जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और सेट के बारे में बात करें, जिसको हम शॉर्ट में एलआई के नाम से जानते हैं। देखिए एलआई और एलडी की डेफिनेशन जो होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन उसमें एक माइनर सा हिंट छुपा रहता है, उस हिंट को वहां पर हमें पकड़ना है। देखिए मैं डेफिनेशन लिख के बता रहा हूँ, बताइए कि क्या उसमें लिखना चाह रहा हूँ मैं। एक सेट दिया हुआ है जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन का दिया हुआ है of a vector space V of f is said to be the linearly independent set if there exists a1 a2 an belongs to f, all scalars should be 0 such that a1 alpha 1 a2 alpha 2 up to an alpha n equal to 0 vector. If s equal to is a linear dependent independent set, then alpha 1 alpha 2 alpha n are linearly independent vector. तो ऐसी कंडीशन में ये जो वेक्टर्स हमारे पास हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे और ये एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा। ओके, राइट। यस अब एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, मान लो अगर हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट का हमने एक सेट ले लिया और हम देखना चाहते हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखिए जब भी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ ऑल द स्केलर शुड बी 0। सारे के सारे जितने भी स्केलर जो हमारे पास आने वाले a1 a2 an, इन सबका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। अगर इन सबका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब कैसे? मान लो हमने एस लिया है 1 0 0 0 1 0 यानी 0 0 1, तो ये मेरे पास बन गया अल्फा 1, ये बन गया मेरे पास अल्फा 2, ये बन गया मेरे पास अल्फा 3। इससे कोरस्पॉन्डिंग कितने स्केलर एग्जिस्ट करेंगे? 3, a1 a2 a3। तो हम क्या लिखेंगे? a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 वेक्टर, कुछ इस प्रकार से, राइट। अब यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू को हम रख दें, तो जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर इस a1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? a1 0 0 0 a2 0 0 0 a3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इन तीनों को हम कोरस्पॉन्डिंग में ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? a1 a2 a3, राइट। तो a1 a2 a3 मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? अब a1 की वैल्यू अगर दोनों तरफ अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो a1 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 0। a2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 0। और a3 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 0। तो जितने भी मेरे पास स्केलर जो एग्जिस्ट करते थे वो सारे के सारे स्केलर क्या आ गए? 0 आ गए। अगर सारे के सारे स्केलर अगर 0 आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि हमारा सेट जो एस है जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेक्टर थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। समझ में आएगा? यस सर। अब बात करें लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एलडी। अब यहाँ पर जब डेफिनेशन लिखी, क्या लिखी है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैंने? एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉट 0। वहां पे क्या था? ऑल स्केलर शुड बी 0। यहाँ पर क्या है? एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉट 0, जिसमें एक स्केलर 0 नहीं हो, कम से कम एक स्केलर 0 नहीं होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, राइट। अब इसका एग्जांपल देखें फिर से, तो यहाँ पे मैंने एक सेट लिया हुआ है 1 0 2 0 का। सेट में कितने एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं? 2 एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 हो जाएगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने स्केलर एग्जिस्ट करेंगे? a1 a2, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू को मैं रख देता हूँ, क्या होगी? a1 0 और a2 2 0, ठीक है। a1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? a1 0, a2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a2 0, कुछ इस प्रकार से, राइट। दोनों एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना मिलेगा? a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 0। अब a1 इक्वल टू कितना मिला? माइनस 2a2। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? a1 जो है डिपेंडेंट हो रहा है a2 पर, यानी कि जब तक मुझे a2 की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक मैं a1 की वैल्यू नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास डिपेंडेंसी शो हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेट है जो है एस वो लीनियरली डिपेंडेंट है। आगे बात समझ में? क्लियर है? इवन आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज a1 इक्वल टू माइनस 2a2। फिर हम लिख सकते हैं a1 अपॉन माइनस 2 और a2 अपॉन 1। तो मेरे पास a1 की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे पास माइनस 2, a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
तो यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट हमने बोला था ना एटलीस्ट वन नॉन जीरो, तो मेरे दोनों ही स्केलर क्या हो गए, नॉन जीरो आ गए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा सेट एस जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ एल आई और एल डी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ टू वेक्टर्स आर एल डी, अगर दो वेक्टर का देन दे आर स्केलर मल्टीपल टू ईच अदर। अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है अल्फा और बीटा, अगर ये दोनों वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऐसी कंडीशन में अल्फा जो होगा स्केलर मल्टीपल होगा बीटा, यानी कि अल्फा इक्वल टू ए बीटा होगा। नंबर टू, एनी सेट ऑफ वेक्टर हैविंग एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर, अगर कोई भी सेट ऐसा हो जिसमें कम से कम एक जीरो वेक्टर हो तो वो हमेशा एल डी ही होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया अपने पास है दिस इज द जीरो जीरो जीरो, दूसरा मैंने बोल दिया वन वन जीरो, और तीसरा मैंने बोल दिया जीरो वन जीरो। तो मुझे इसको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा भाई ये सेट जो है वो एल डी है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये सेट जो है मेरा एल डी है। Yes, sir. एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी इज एल डी। सुपर सेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ए सबसेट है बी का, उल्टा क्या बोला जाएगा, बी सुपर सेट है ए का। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी, एल डी का जो सुपर सेट होगा वो भी एल डी होगा। भाई देखो ये बड़ा है अपना, ये बड़ा है, Yes, sir. तो Yes, sir. ऑब्वियसली सुपर सेट जो होगा वो एल डी कहलाएगा अपने पास, है ना। नंबर sir. 4, a set having one vector which is non-zero then the set is Li। क्या बोला हमने, a set having only one vector which is non-zero, which is non-zero से मैंने बोला आपसे भाई बताओ कि 0 1 0 कैसा सेट है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि सेट जो होगा Li होगा। ओके, एवरी सबसेट ऑफ Li सेट इज Li। Li सेट का सबसेट जो है वो भी Li ही होता है। देन अ सेट if S is a set of non-zero vector BF then S is LD if and only if some element of S can be expressed as the linear combination of the remaining element of S। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई एक सेट है जो कि नॉन जीरो वेक्टर का सेट है, नॉन जीरो वेक्टर का सेट है मतलब कि मान लो हमारे पास कोई भी एक सेट दिया हुआ है जो नॉन जीरो वेक्टर का सेट दिया हुआ है, तो ये सेट जो है हमारे पास एल डी है। क्या है ये, एल डी है यदि और केवल यदि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एस कैन बी एक्सप्रेस, सम ऑफ एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस। जैसे कि मान लो मैंने बोला आपसे दिस इज ए बी सी, एक मैंने सेट ले लिया, दूसरा मैंने सेट ले लिया 1 0 0, तीसरा मैंने सेट ले लिया 0 1 0, चौथा सेट मैंने ले लिया 0 0 1। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो एबीसी जो है इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है। Yes, sir. तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेट होगा, ये पूरा का पूरा सेट जो होगा ये हमारा एलडी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बशर्त कंडीशन ये होना चाहिए कि जितने भी हम वेक्टर ले रहे हैं वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो है तो ही हमारे पास हम बात कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेथड टू फाइंड द एलआई और एलडी ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। रैंक की हेल्प से एलआई एलडी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक ये है कि मान लो अगर मेरे पास bn, अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस दिया जिसकी डायमेंशन मुझे n दी हुई है, डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, s इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा दिया हुआ है, b सबसेट ऑफ b। तो हम क्या करेंगे, इस s से एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स a बनाएंगे, ठीक है, बाय द सेट ऑफ s। नंबर 1, s मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा यदि दो चीजें यहां पर हैं। एस मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि रैंक ऑफ ए जो हो वो इक्वल टू एन हो, ठीक है। अगर मेरा सेट इस स्क्वायर है तो उसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मेरा सेट स्क्वायर नहीं है तो मुझे फिर उसके में रैंक की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मेरा सेट एस जो है लीनियरली डिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 के इक्वल होगा और रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन एन होगी, ठीक है। इतना समझ में आया?
Yes, sir. कोई डाउट है इसमें कहीं पर भी? नहीं। No, sir. अब एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर और नॉट द वेक्टर्स u इक्वल u112 v231 और w55 इन R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमें पता लगाना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट या नहीं है। अब मेरे पास कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? 3। 3. तो मेरे पास कितने स्केलर आ गए? 3। कुछ इस प्रकार से मैंने ले लिया, है ना। अब मैंने इन सबका अंदर मल्टीप्लाई किया, सबके कोरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट को मैंने ऐड कर लिया, तो कितना मिलेगा? a1 प्लस 2a2 प्लस 4a3, देन a1 प्लस 3a2 प्लस 5a3, a1 2a1 प्लस a2 प्लस 5a3। कुछ इस प्रकार से दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इक्वेट किया तो कितना मिला मुझे ये? अब ये जो मेरे पास इक्वेशन जो मुझे दिखाई दे रही है, ये सिस्टम जो दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है? दिस इज ax इक्वल टू 0। सही है। Yes, sir. अगर ये x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो सेट जो मेरे पास जो है ये मेरे पास कहलाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहलाएगा तो मेरे पास दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, या तो मेरे पास सारे के सारे स्केलर्स जो है 0 आ जाएं, और या मेरे पास सारे के सारे स्केलर सारे मतलब एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो मेरे पास एग्जिस्ट कर आए। अब हम इससे बनाते हैं अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने बताया। अब बताओ मुझे इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कितना होगा? निकाल के बताओ फटाफट, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कितना होगा? 0. 0। 0 ठीक है। तो अगर मुझे 0 मिल रहा है इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस समय जो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मुझे 0 के बराबर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं हम। डिटरमाइन वेदर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R3 इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। अब मेरे पास कितने वेक्टर्स हैं? So 4 vectors. 4 वेक्टर। कितने स्केलर एग्जिस्ट करेंगे? 4। ठीक है। क्या होगा? a1 u1 a2 u3 a3 u3 प्लस a4 u4 इक्वल टू 0। सारे एलिमेंट को मैंने रख दिया। रखने के बाद सबको मैंने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, यानी कि a1 2a1 5a1 a2 3a2 a2 2a3 5a3 7a3 3a4 a4 4a4। ठीक है। अब सबको मैंने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई। अब ये कोई जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है, क्या ये मेरे पास स्क्वायर है? क्या ये स्क्वायर है? ऑब्वियसली नहीं। अब चूंकि ये स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसकी हमें रैंक के लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैंक के लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इस a1 की हेल्प से 2 और 5 को हम बनाएंगे 0। तो अगर हमें 2 को 0 बनाना तो ऑपरेशन क्या लगेगा? R2 के लिए R2 माइनस 2 R1, R3 के लिए क्या लगेगा? R3 माइनस 5 R1, राइट। ठीक है। तो Yes. मुझे क्या मिलेगा ऐसा? अब इसके बाद मेरे पास क्या लग रहा है? इस 1 से मैं इस -4 को 0 बना सकता हूँ। ठीक Yes, है। sir. तो R3 के लिए क्या लगेगा? R3 प्लस 4 R2। तो मुझे ऐसा मिलेगा। क्या इसके आगे मैं एलिमेंट को 0 बना सकता हूँ? No, sir. तो मेरे पास इसमें रैंक कितनी आ गई? 3. 3। और नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे मेरे पास? 4. 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 इज लेस देन 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेट जो S है, यानी कि u1 u2 u3 u4 जिसमें आ रहा है, वो सेट कैसा है? लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके। Yes. तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास, या तो हमारे पास ऐसा सेट जो कि स्क्वायर होगा, या दूसरा कि हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा। दोनों ही तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 नॉट इक्वल टू 0 आ गया है तो LI बोल देंगे, इक्वल टू 0 आएगा तो LD बोल देंगे। और यदि रैंक की हेल्प से निकाल रहे हैं तो अगर रैंक जो है नंबर ऑफ स्केलर्स के नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आती है तो वो हमारे पास कहलाएगा LI। अगर हमारे पास रैंक जो है नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आती है तो हमारा कहलाएगा वो LD। आई होप यहाँ तक कितना समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अब बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस के बारे में।
अगर हमें एलआई और एलडी समझ में आ गया तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस भी हमें ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है, क्योंकि हमने लीनियर स्पान भी पढ़। डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पे छुपी होती है। क्या छुपी होती है? नंबर वन, जो भी मेरा नॉन एम्प्टी सेट एस है, अगर उसको मुझे बेसिस बताना है बी ऑफ एफ का, तो ऐसी कंडीशन में नंबर वन, उस एस को सबसे पहले होना चाहिए एल आई। क्या होना चाहिए? एल आई। नंबर टू होना चाहिए उसको एल ऑफ एस इक्वल टू बी। क्या होना चाहिए? एल ऑफ एस इक्वल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें एल ऑफ एस इक्वल टू बी बताना है तो हमें करना क्या होगा कि इफ अल्फा is a linear combination of the set of vectors of alpha 1 alpha 2 alpha n, then L of s equal to b. Point clear? Yes, sir. ठीक है। अब एक में इसमें जो स्टैंडर्ड बेसिस जो हमारे पास होते हैं, जो स्टैंडर्ड बेसिस जो हम वेक्टर स्पेस में लेते हैं उसको हम E1 E2 En से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस की डायमेंशन अगर 2 है तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा 1 0 0 1। अगर मेरा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसी प्रकार अगर मेरे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो क्या होगा 1 0 0 अप टू 0, देन 0 1 0 अप टू 0, डैश 0 0 0 अप टू 1 n तक, इस तरीके से। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। मान लो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है S जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, तो हमें बताना है कि हमारे पास बेसिस ऑफ B3 ऑफ R है। ठीक है। अब मेरे पास सेट में कितने एलिमेंट हैं? So 3 elements. तो अभी हम बता चुके हैं कि हमारा सेट ये एल आई है। सही है। Yes. तो मुझे अब अलग से इसको बताने की उतनी एल आई में बता चुका हूं मैं। अब बात कर रहे हैं क्या ये एल ऑफ एस इक्वल टू बी है कि नहीं। तो हमने बोला कि कोई भी एक वेक्टर जो है हम B3 से लेंगे। तो मान लो हमने वेक्टर ले लिया A1 A2 A3। अगर ये A1 A2 A3 अगर हमारे पास वेक्टर्स यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, हम बोल देंगे कि एल ऑफ एस इक्वल टू बी होगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि A1 A2 A3 जो है A1 इंटू 1 0 0, A2 इंटू 0 1 0 और A3 इंटू 0 0 1 होगा। Yes, sir. यानी कि हमारे पास अल्फा जो है वो हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एल ऑफ एस इक्वल टू बी होगा। अब मैं आपको एक बोनस टिप से दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को अगर हमें प्रूफ करना है कि वो हमारे पास बेसिस है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास वो एल आई तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Linear Li. लेकिन Li. अगर डायमेंशन ऑफ बी अगर डायमेंशन ऑफ एस के बराबर हो, क्या हो? डायमेंशन ऑफ बी जो हो डायमेंशन ऑफ एस के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हो कि वो बेसिस होगा। Yes. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आप इस क्वेश्चन में देखोगे मेरे पास एलिमेंट किसके हैं? B3 के हैं। B3 Yes, की sir. डायमेंशन कितनी है? 3 है। 3. और एस में कितने एलिमेंट है? 3 है। 3. एस की डायमेंशन कितनी है? 3 है। 3. दोनों की डायमेंशन क्या है? समान है। तो एल ऑफ एस इक्वल टू बी हमेशा होगा। उस कंडीशन में हमें उसको ड्राइव करके देखने या प्रूफ करके देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस का मतलब कुछ नहीं होता है कि उस वेक्टर स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा शब्द जो जुड़ा हुआ है उसके बेसिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बेसिस से। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी ऑफ इट्स बेसिस इज डिनोटेड बाय डिम ऑफ बी, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी। जिस वेक्टर स्पेस की हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं, अगर उस वेक्टर स्पेस का जो बेसिस है, अगर बेसिस है और उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको डायमेंशन ऑफ बी के नाम से लिखा जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया B2 ऑफ R। B2 ऑफ R का स्टैंडर्ड बेसिस कौन है? 1 0 0 1। तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी? 2। ऐसे मैंने B3 बताया, B3 का स्टैंडर्ड बेसिस कौन है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसकी डायमेंशन कितनी है? 3। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी वेक्टर स्पेस की? 3। क्लियर? Yes. नेक्स्ट आता है हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सिंपल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई ऐसा वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन फाइनाइट हो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। राइट? Yes. अब जैसे कि हमारे पास लिखा फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस इन B3, तो भाई मेरे पास क्या है कि द सेट है इज द बेसिस ऑफ B3 या
set having 3 elements say this much, therefore dimension of B3 equal to 3 यानी dimension of B3 equal to 3, right? एक और द टाइम, अब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो इनफाइनाइट हो? क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या? सर हो सकता है डायमेंशन 10। ठीक है, इनफाइनाइट हो सकती है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दिया हुआ था, वेक्टर स्पेस f of x of all polynomial over the field f is an infinite dimensional vector space. इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं जो हमारे पास पॉलिनोमियल या ऐसे किसी सेट पर डिफाइंड होते हैं जिनको हम प्री डिफाइंड नहीं कर सकते, जिनकी डायमेंशन हम फाइनाइट नहीं बता सकते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, थ्योरम ऑन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, कुछ थ्योरम होती हैं बेसिस की, तो क्या क्या है? नंबर 1 एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या? देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यदि मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसका एक बेसिस जरूर होगा। नंबर 2 एक्सटेंशन थ्योरम, each linearly independent subset of a finitely generated vector space V of f is either a basis or can be extended to form the basis of VF। क्या बोला गया कि अगर मेरे पास कोई भी एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है जो कि इंडिपेंडेंट सबसेट से बना हुआ है तो उसका एक बेसिस होगा, या उसके बेसिस को बनाने के लिए उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, बिल्कुल सुनिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी एक इंडिपेंडेंट सेट है यानी कि Li है, तो ऐसी कंडीशन में उस Li को एक्सटेंड कर कर हम V of f का बेसिस बना सकते हैं। ओके, यस इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, each linearly independent subset of a finitely generated vector space V of f is either a basis or can be extended to form the basis of V of r। Number 3, if V of f is n dimensional vector space, then any linearly independent set of its n vector is its basis। यदि मेरे पास V of f जिसकी डायमेंशन n दी हुई है, then any linearly independent set of its n vector, यदि उसी सेट में अगर n वेक्टर स्पेस है तो वो बेसिस होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ s। समझ में आ रही बात? यस सर। ये वही थ्योरम अपने पास है। नेक्स्ट, डायमेंशनल थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस, एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। डायमेंशन थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, पहली वाली सब स्पेस पर है, दूसरी सब स्पेस पर है। If W is a subspace of n dimensional vector space V of f, then dimension of W is less than or equal to n, also V equal W if and only if dimension of V equal to dimension of W। इसके वजह से ज़्यादा यूज होता नहीं है, ये केवल इतना कहना चाहता है कि अगर मेरे पास W एक सब स्पेस है जिसकी डायमेंशन जो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है और डायमेंशन ऑफ W जो है बराबर है या लेस देन है n के, यानी कि डायमेंशन ऑफ V of f के, तो ऐसी कंडीशन में अगर v w के बराबर है, ऐसी कंडीशन में डायमेंशन v जो होगा डायमेंशन w के बराबर होगा। वो तो जनरली होता भी है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर w1 और w2 मेरे पास अगर दो सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के, तो डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 माइनस डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको, इस बात को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है W1 और W2 मेरे पास दो सब स्पेस दिए हुए हैं, किसके दिए हुए हैं? वेक्टर स्पेस BF के दिए हुए। तो B जो एक्चुअली है वो मेरे पास W1 प्लस W2 है, सही है? ये हमने कहीं पढ़ा है क्या? B जो है W1 प्लस W2 के बराबर होगा, यानी कि जो B की डायमेंशन होगी वही W1 प्लस W2 की डायमेंशन होगी। ये नोट करके रखिएगा। यस ठीक है। अब each set n plus 1 or more vector of a finite dimensional vector space V of f of dimension n is linearly dependent। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है जिसके अंदर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसमें n लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसके अंदर और भी सेट एलिमेंट को बढ़ाया जाएगा तो भी वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो?
लीनियरली डिपेंडेंट ही कहलाएगा। If V of f is a finite dimensional vector space, then corresponding to each subspace W1 of V of f, there exists another subspace W2 of V of f such that V equal to W1 plus W1 underscore plus W2, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। Yes. इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? सर ये सिंपल ये डायरेक्ट सम शो कर रहा है v इक्वल्स टू W1 अंडरस्कोर प्लस W2। ये डायरेक्ट सम को शो करता है, यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन जो होगा वो यूनिक होगा, जबकि इसका एक्सप्रेशन जो होगा यूनिक नहीं होगा। ठीक है। यस। क्वोशिएंट स्पेस क्या होते हैं? Definition: If W is a subspace of a vector space V of f and W plus alpha is a right coset of W in V, then the quotient space is the set of all right or left coset or W in V is denoted by V upon W। यानी कि V upon W जो होता है, जिसमें W एक हमारे पास सब स्पेस है, तो उसमें जो एलिमेंट जो होते हैं वो W प्लस अल्फा टाइप के होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं? W प्लस अल्फा टाइप के। इवन ये अल्फा प्लस W भी हो सकते हैं। अगर W प्लस अल्फा है तो राइट कोसेट है, क्योंकि अल्फा राइट में है। अगर अल्फा प्लस W लिख रहे हैं तो अल्फा लेफ्ट में होगा, तो वो लेफ्ट कोसेट कहलाएगा हमारे पास। ठीक है। जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे ना, तो फिर उस समय बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से हम यहाँ पर इसको निकाले जाते हैं। तो B अपॉन W का मतलब क्या हुआ? W प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू W। तो क्वोशिएंट स्पेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, नंबर 1 कि W प्लस अल्फा या W प्लस बीटा करेंगे तो W प्लस अल्फा प्लस बीटा बनेगा, यानी W का सम नहीं होगा, केवल अल्फा और बीटा का सम होगा। नंबर 2, अगर A का W प्लस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो W प्लस A अल्फा मिलेगा, तो W के साथ A का मल्टीप्लाई नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ऊपर वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। ओके। यस। Properties of quotient space. If W1 or W2 be two subspace of vector space V of f, then W1 upon W2 equal to x belongs to W1 or x does not belong to W2 is never a subspace। अगर हम W1 upon W2 लिख रहे हैं, अगर x W1 के अंदर है और x W2 के अंदर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक सबस्पेस नहीं होगा। नंबर 2, W1 माइनस W2, अगर W1 माइनस W2 जिसमें W1 W1 के अंदर है और W2 W2 के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक हमारा सबस्पेस होगा। ठीक है। इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ऑफ f, अगर W जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का है, तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W जो होती है डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा, इस पे बेस हमारा MPPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। देन इफ W be a finite dimensional subspace of an infinite dimensional vector space V of f, then dimension V upon W is infinite। W क्या है? एक फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस है जो कि इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V of f का है, तो ऐसी कंडीशन में डायमेंशन ऑफ V अपॉन W जो होगी वो इनफाइनाइट ही होगी। इसी प्रकार अगर W इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सबस्पेस है और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ऑफ f का, तो इस कंडीशन में डायमेंशन ऑफ V अपॉन W फिर से वो हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्वोशिएंट स्पेस की जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, आप अपने तैयार हो गए किसके लिए? MCQ के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, इन ए वेक्टर स्पेस इफ एनी सेट A contain a zero vector, then A is, कोई वेक्टर स्पेस है जो कि एक जीरो वेक्टर को कंटेन करता है, तो बताओ भाई वो क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। वेरी गुड। ठीक है। देखो, थ्योरी पढ़ने का फायदा ये होता है, थ्योरी अगर हमने पढ़ ली है ना तो सब कुछ बनता है। डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हम तो कुछ नहीं बनता। यस सर। है ना? इसलिए मैं अपने लेक्चर में इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जो आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ उसकी पहले जितनी थ्योरी उससे बनती है वो थ्योरी आपको डिलीवर कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चन में लेके आता हूँ।
existence of a vector depend on number 1 only on the vector space, number 2 only on the field, number 3 the vector space as well as field, none of this. तो none of these, क्यों बोला आपने none of this? क्योंकि सर वो स्केलर्स पर डिपेंड करेगा ना, डिपेंडेंसी। हाँ तो फिर सोचो फिर क्या होगा, फिर सोचो फिर से। फील्ड, ओनली ऑन द फील्ड। The vector as well as field. सिंपल। Yes, sir. C आएगा तो vector space as well as field. वेक्टर स्पेस मतलब कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और इस फील्ड मतलब कि स्केलर्स। यस सर, आंसर क्या आएगा? सी। सी। चलो नेक्स्ट। Let U, V, W be 3 real vector spaces such that W subset of V, V subset of U. Then dimension of V upon W equal to P है, तो जिसमें डायमेंशन U का मान A के बराबर है, डायमेंशन V का मान B के बराबर है, डायमेंशन W का मान C के बराबर। बताओ डायमेंशन U अपॉन W, V अपॉन W का मान कितने के बराबर होगा? कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन B माने डायमेंशन W। Sir, A minus B. A माइनस बी, ठीक है, क्योंकि मुझे C साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला W मेरे किसी काम का नहीं है। तो क्या होगा? डायमेंशन U माइनस डायमेंशन V, ठीक है, A माइनस बी। आंसर क्या होगा? C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following set of vectors R3 are linearly independent? इनमें से बताओ, मैंने यहाँ पर 4 सेट दे रखे हैं, दिस 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 दिस, तो बताओ इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा? तो देखो भाई, मैं इसमें एक चीज तो बता दूं, इसमें ये वाला सेट जो रहा है वो तो ऑलरेडी मुझे पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्व करके आ चुका हूँ पीछे में। यस सर। अब मुझे दूसरा ढूंढना है, तो दूसरे के साथ कोई कॉम्बिनेशन कितना? केवल एक ही है, एक ए वाला है, बी वाला है। Sir, 2 and 3. 2 and 3, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे मान लो अगर आपने इसने 3 बोला है तो हम क्या करेंगे, बस हम क्या करेंगे, इसको 0 1 0 0 1 0 1 0 1 और 1 1 0 बस का डिटरमिनेंट निकाल लें। यस सर। ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका ऑप्शन जो होगा वो बी कहलाएगा। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट। Which of the following set of vectors in R3 is linearly independent? बस डिटरमिनेंट निकाल के देख लो किसका आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। 0 आ रहा है, डी भी 0 आ रहा है, B 0 आ रहा है। B भी 0. मतलब कि हमारा ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। ए, यस सर, ए। ए इज ऑप्शन। Yes, sir. नेक्स्ट। The set of all x belongs to R for which the vector 1x 0 0x square 1 and 0 1x are linearly independent. Are linearly independent. तो linearly independent मतलब determinant of A not equal to 0. यस। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास C वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। Option Sir, x not equal to 1. B That- वाला. X not equal to 1. Very good. x not equal to. Next. The number of linearly independent eigenvector of matrix A. मैट्रिक्स कैसी है? अपर ट्रायंगुलर। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? 2 2 3। Upper triangular. Upper triangular. तो आप बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं? सर एक ही होगा, 3 की करस्पॉन्डिंग। श्योर? क्योंकि जो रिपीटेड रूट्स है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा डिपेंडेंट वो मिलते हैं वेक्टर। नहीं दक्षा जी, आप यहाँ पर गलत हैं। यहाँ पर अच्छा, ऐसा हमेशा नहीं होता था? नहीं, हमेशा नहीं होता। देखिए अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लेमडा इक्वल 2 के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ,
तो मुझे क्या मिलेगा? 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। सही है? यस सर, यानी कि मेरे पास केवल पहली और तीसरी इक्वेशन ही आ रही है, यानी कि Yes, sir. 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल टू 0 यस और सर, 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर x का मान निकालूँ तो कितना होगा? 1 माइनस 0। y का मान Yes. निकालूँ कितना होगा? 0 माइनस 0 और z का मान निकालूँ कितना होगा? 0 माइनस 0। तो मेरे पास इस समय जो एक आइगन वेक्टर जो आ रहा है वो कितना मिल रहा है मुझे? 1 x की वैल्यू 0 0। 1 0 0। और Yes, c sir. के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक मिलेगा ही मिलेगा, यस सर, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। श्योर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मेरा आइगन वैल्यू रिपीटेड है तो मेरे को डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है आप। ठीक है, यस सर, नेक्स्ट, if w1 and w2 are three dimensional subspace of a four dimensional vector space V of f, then the smallest positive dimension of w1 intersection w2 is। क्या करना चाहिए हमें इसके अंदर? डायमेंशन w1 कितनी दी है? 3। डायमेंशन w2 भी दी हुई है 3 और डायमेंशन ऑफ b जो दी है वो 4 दे रखी है। देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 निकाल। अभी मैंने पीछे क्रम देखी, यस क्या सर, थी? 3 कितना आंसर आएगा? 3 नहीं, 3 तो नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या था? डायमेंशन w1 प्लस डायमेंशन w2 माइनस डायमेंशन W2 w1 minus इंटरसेक्शन W w2 इक्वल टू डायमेंशन w1 intersection प्लस w2, यस सर, yes sir. है ना? बाई 4 इक्वल टू 3 2 आएगा। 3 2 आएगा, करेक्ट। टू आंसर आएगा। तो ये इस प्रकार सॉल्व करने का इसका तरीका होता है, ये ना, राइट? यस सर, यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू क्या ले रखा है, क्योंकि मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि यहाँ पे एक शब्द उसने बोला है स्मॉलेस्ट, राइट? यस Okay sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको बताना है डायमेंशन, जो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन निकलने आना है तो उसका डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होगा? 3 ठीक है। अब एक मैं आपको एक बोनस टिप्स देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब भी अगर हमें देखो, अभी तक हमने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, कभी हमने उनका डायमेंशन निकालना नहीं सीखा था, राइट? यस डायमेंशन का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है जिसकी डायमेंशन मेरे पास है n, क्या है? डायमेंशन मेरे पास है n और स्मॉल r मेरे पास रैंक है। स्मॉल r क्या है? रैंक है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स E की। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो होगा वो मेरे पास होगा n माइनस r। क्या होगा? n r। अब n की जगह यहाँ पर क्या 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दिए हुए? 3 दिए हुए, ठीक है ना? आप करना क्या हमें यहाँ पर, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो आप। यहाँ पर मेरा सिस्टम कैसा दिया है? x इक्वल टू 0 दिया है। देन द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन इज n माइनस r। मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अपनी a लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर इसको 0 बनाऊंगा, ये ऑपरेशन लगा के ऐसा, और इस वाले 1 से मैं इसको 0 बना दूंगा, है ना, इस ऑपरेशन को लगाकर। तो अब इसके आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो इस a की रैंक कितनी है? 2 है, It's 2. ठीक है। ऐसी कंडीशन 3 माइनस 2 यानी कि 1। आया कुछ समझ में? यस सर, इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स a belongs to R for which the vector 2a 0 0a square 2 and 2 0a are linearly dependent। अब क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर रहा है। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0,
Yes, ठीक है, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2a 0 0 a स्क्वायर 2 देन 2 0 a, इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, A square does not equals to minus ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू आएगा, -2. नॉट इक्वल टू क्यों बोल रहे हैं अपन यहाँ पर ऐसा, या तो ए स्क्वायर इक्वल टू -2 आना चाहिए, Yes, sir. A square A equals square equal to -2 होगा A सर square तो equals to एक्चुअली ये plus जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, जी, इक्वल टू -2। इक्वल टू -2 होना Okay, चाहिए। sir. भाई ये तो हम जानते हैं ना कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 ही होगा, 0. Yes, है sir. ना, तो वो यहाँ पर इक्वल टू आना चाहिए वहाँ पर, -2. ओके। Yes, sir. तो यहाँ पर आपका ये Yes. वेक्टर स्पेस का एक पार्ट और यहाँ पर खत्म हो गया।